नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। इस्लामिक सेंटर में वक्फ वेलफेयर फोरम के बैनर तले वक्फ के वर्तमान परिवेश में मैनेजमेंट व संभावनाओं के मद्देनजर सेमिनार आयोजित। नई दिल्ली में वक्फ वेलफेयर फोरम के बैनर तले नई दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में 5 अगस्त 2023 को वक्फ के वर्तमान परिवेश में मैनेजमेंट व संभावनाओं के मद्देनजर सेमिनार आयोजित की गई। सेमिनार की अध्यक्षता इकबाल अहमद अंसारी, पूर्व चीफ जस्टिस पटना तथा मुख्य अतिथि इमरान प्रतापगढ़ी सांसद थे। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान करीम की आयत पढ़कर की गई। सेमिनार में डॉक्टर सैयद जफर महमूद, पूर्व IRS अकरर, कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरान करीम की आयत पढ़ के की गई। सेमिनार में डॉक्टर सैयद जफर महमूद, पूर्व IRS अकरमुल जब्बार, पूर्व IRS नूर मोहम्मद, पूर्व IAS ZA खान, पूर्व जस्टिस मोहम्मद अदीब, पूर्व सांसद अजीज बादशाह, पूर्व सांसद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स सहित वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव और मैनेजमेंट पर सरकार की भूमिका और सुधार की संभावनाएं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ वेलफेयर फोरम को देश के सभी राज्यों में बेदारी जागरूकता के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आगे उन्होंने कहा कि सूबों के बाद इस कार्यक्रम को जिलों पर आयोजित किए जाने की भी वकालत की। सेमिनार को संबोधित करते हुए वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के प्रस्ताव पर लब्बैक कहते हुए मुल्क के 100 शहरों को चिन्हित कर फोरम की जानिब से जागरूकता पैदा करने की प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। लखनऊ से आए रॉयल फैमिली ऑफ अवध के सेक्रेटरी नवाब शिकोह आजाद ने फोरम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उत्तराखंड से आई मोहतरमा गजाला कमाल व नई दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता सरवर फातिमा सहित अन्य सूबों से आई महिलाओं ने भी शिरकत की। उसकी एक टीचिंग है। दूसरा, इसको हम कैसे अमल में लाएं, जो हमने जो डिस्ट्रिक्ट किया, तो मऊ में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में 300 फार्म आए। तमाम मसलक के लोग इकट्ठा हुए और उनसे एक सवाल किया मैंने कि क्या अगर ये मालूम हो कि मुल्क के आंकड़ों के मुताबिक जितनी इबादत गाहें हैं, हम उनकी रिकॉर्ड पे न बात करें, अगर दस्तावेज इबादत गाहों के अगर न हों तो क्या इबादत काबिल कबूल है? चूंकि वो एक जिम्मेदार लोग थे, मुफ्ती और शहर काजी थे, उन्होंने अपने साइलेंट कर लिया। उनकी आवाज़ ये थी कि हमारा रास्ता क्या होगा। तो रास्ते में तरकीब में सबसे बड़ी भूमिका थी नगर पालिका के चेयरमैन और एक्स चेयरमैन जो हमारे सामने बैठे हैं, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी यहाँ पे नहीं है। वो इस बात के तारीफ काबिल है, बकिया उनकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं कि एक्सक्लूसिव प्रोविजन देकर उन्होंने 1.5 साल में 250 मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कराया, ताकि हम ये बता सकें कि डॉक्यूमेंटेशन इस ऑडिबल सिचुएशन में भी हो सकता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए, दासना के भी लोग आए हैं। सिकंदराबाद बुलंदशहर में है, 100 बीघे से ज्यादा छोटी मोटी कब्रिस्तानों के खाली कराया गया अतिक्रमण। हर प्रदेश में अलग अलग एक्ट है, वक्फ बोर्ड के अलावा भी, वक्फ एक्ट के अलावा भी। जैसे उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया एक्ट है, PP एक्ट है। हर प्रदेश में कोई न कोई स्टेट का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि उन्होंने जगाया था। इसी के बाद जब पार्लियामेंट में अमेंडमेंट का बिल आने लगा, तो लोकसभा से जो बिल पास हुआ, उस बिल में इतनी खामियां थी, वो बिल्कुल सरकारी तौर पे बनाया गया था। उस वक्त राज्यसभा में हमने और बादशाह साहब बैठे हैं, हमने उसको हंगामा करके सेलेक्ट कमेटी में भेजा। सोच साहब उसके चेयरमैन बने, एक्ट बने। मैं समझता हूं उसमें अभी भी कुछ कमियां रह गई, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे बड़ी कोशिश की हम लोगों ने कि ये लूट बंद हो जाए। और इसका सिलसिला यूं शुरू हुआ कि अभी अंबानी के मकान का जिक्र हुआ।
अंतुले साहब उस वक्त मिनिस्टर थे और उन्होंने मुझे बंबई भेजा कि भाई ये जमीन जो है ये वक्त की है, तो मुकदमा दायर करो। मैं बंबई गया और वहां ये मालूम हुआ कि जो 11 ट्रस्टी थे उन सब ने दस्तखत करके, और मैंने एक तखमीना लगाया है तकरीबन 500 मिलियन 5 लाख लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए। यू कैन इमेजिन, है ना। उसमें अगर आपने 5% कर लिया तो बहुत बड़ी फिगर है। ये सोच करके हमने ये काम 3 साल से शुरू कर दिया है। वो काम तो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, उसमें कामयाबी है बराबर वैसे ही सिविल सर्विस। लेकिन ये जो हमने काम भी शुरू किया तो उसमें और इतना अच्छा काम शुरू हुआ, खासतौर से लखनऊ में हुआ है अभी ये काम शुरू। 3 साल हो गए और बच्चे ज्वाइन भी करने लगे, ज्वाइन भी गवर्नमेंट भी ज्वाइन करने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी शुरू। तो उस बात को और आगे तक पहुंचाने के लिए 27 अगस्त को एक ऑनलाइन प्रोग्राम रखा है। 27 अगस्त उसका आपने कुछ साहिबान को तो मैंने भेज रखा है। अभी यहाँ अगर प्रोजेक्ट होता तो मैं यहाँ दिखा देता, तो आप उसको जोड़ कर लेते। पर मैं और जावेद साहब से और शेयर कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ कुछ कोशिश करूँगा मैं आपको बात उसमें जूम की मीटिंग में 9वें दर्जे से लेकर 12वें दर्जे के बच्चों को अपने को रजिस्टर करना है और फिर उसमें शामिल होना है। कोई इतवार कर देने 27 तारीख। ये आप अगर मेरी मदद करेंगे इसमें लोगों तक पहुंचाने में, बच्चों को रजिस्टर करवाने में, टीचर्स को भी रजिस्टर करवाने में, बच्चों को वालिदैन को भी रजिस्टर करवाने में, इंशाल्लाह ये हमें बढ़ानी है बात आगे। ये थोड़ा सा डेविएशन था, माफ़ी चाहता हूँ मैं। ख़वातीन जो हज़रात, एक खातून तो कम से कम हैं, एक और हैं ये स्टेट हेड है दिल्ली की। अच्छा भाई, फातिमा अली हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये एक्टिविस्ट हैं। गुड, और एक गजाला मेहमान है, वो उत्तराखंड से एंडिंग करती हैं। माशाल्लाह। वक्त में खातूनों की बड़ी तारीख है। अगर देखा जाए तो मोर देन 60% जो स्टेट है वक्त वो इन्हीं के द्वारा डोनेट और किया गया। तो एक दो जनरल बातें कहूँगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने जब मैं जो वक्त डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, माइनॉरिटी की तरह कभी सोचते ही नहीं। आपने देखा होगा शिया हज़रात हम लोगों में है वो माइनॉरिटी की तरह सोचते हैं। तो कोई बात हो तो एकदम एक पर, जो सुन्नी हज़रात हैं वो कभी माइनॉरिटी की तरह नहीं सोचते, वो तो अपनी अपनी मदद चलाते हैं और इसीलिए बटे हुए हैं, इसीलिए सब झगड़े हैं, इसीलिए परेशान हैं। एक तो ये जो मेजर इशू जो मेरे नज़र में आता है कि सबसे बड़ी दिक्कत है ये कि जब तक आप यूनाइट नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस कोई भी उसी को धीरे धीरे वापस कर देते थे और वो प्रॉपर्टी बढ़ जाती थी, उसके बाद इनकम उनकी अपनी होती थी। ये एक वो था कि लोग खुद आते थे, हालांकि और लोग आ सकते थे, लेकिन तो शुरुआत था, हम सोच रहे थे कि आगे चलती ये चीज़ और बढ़ेगी। लेकिन वैसे एक इंजीनियरिंग विंग था, तो जाके एनालिसिस करता था कि क्या क्या चीज़ यहाँ बन सकती है, क्या दुकानें बन सकती हैं, क्या कोई और चीज़ बन सकती है, और उसके हिसाब से वो प्रपोजल बनाते थे और तब जाकर के लोन सैंक्शन होता था, कॉर्पोरेशन करता था। अभी मैंने पता किया तो पता चला सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के सामने एक प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसमें वहाँ के मुतवल्ली जो थे वो कुछ 200-300 रुपए लेके बहुत सारे लोगों को लगा रखा था और वो कहीं रिकॉर्ड नहीं करते थे उसकी इनकम। उसको ये कहा गया भी कम से कम इसको अगर डेवलप कर लोगे तब भी आप अगर 2000 की चोरी करते हो तो 10,000 की चोरी करोगे तब भी नहीं पता चलेगा। लेकिन वो तब तक मैं चला गया, इस पीरियड में इसी काम में लगे हुए थे बीच में, मैं वहाँ से चला गया, दूसरी जगह में चला गया इनके स्टडीज़ के लिए। तो फिर उसके बाद मुझे पता नहीं इसका क्या हुआ। एक मामला था बाराबंकी का, इसमें एक अलग औलाद प्रॉपर्टी थी, उसमें 3 भाई थे। तो ये हुआ कि शहर के अंदर है, कब्जा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसमें। तो मैंने कहा इसमें आप बना दीजिए, या क्या चलेगा वहाँ पर। उनका मुस्लिम मुसाफिर खाना था, तो जब मुस्लिम मुसाफिर खाने की बात आई तो ये वक्त कॉर्पोरेशन को लोन देना था। उनका कि हम तो सिर्फ अल खैर को देते हैं, अल्लाह को देते नहीं। फिर उन लोगों से बात की गई, 2 भाई तैयार हो गए कि हम अपना हिस्सा अल खैर कर देंगे। तीसरा भाई तैयार नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा हम इतना 50,000 या 7,000 रुपये 60,000 रुपये लेंगे तब जाके
हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। पर उनको किस तरह मना के कराया गया, उनको 60,000 रुपये बाद में दिलवाया गया, लोन में ही इतना एडिशनल हमने शामिल करके दिलवाया। उसके बाद फरहद साहब ये रिटायर्ड IAS थे, वो बोर्ड के चेयरमैन थे यूपी बोर्ड के। तो उनसे मैंने उनको फ़ोन किया कि ये अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो उन बेचारों ने 2 दिन में इसको करके दे दिया, तो खैर हो गया, बन गई, मुसाफिर खाना बन गया। अब मुसाफिर खाने को 3-4 लोगों ने बाद में इनॉग्रेट किया, उसी को किसी ने एक दुकान बढ़ गई, उसका इनॉग्रेशन अलग हुआ। और 2-3 चीजें मौजूदा सरकार की तरफ से जो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए बार बार आ रही हैं हमारे सामने, उससे अंदाजा लगा रहा हूं कि हुकूमतों की मंशा क्या है। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और एक जो बार बार एक प्राइवेट मेंबर बिल आ रहा है वो है वक्फ रिपील एक्ट, और वो बार बार लाया जा रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि वो डेट आती है और डेट आने के दिन जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया है मेंबर, वो एब्सेंट हो जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि उसका एकमात्र मकसद जो है वो ये है कि माहौल बने, माहौल जो बनाया जाना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो मीडिया में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है और डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन बिल आ जा रहा है। डिबेट जिस दिन होगी, वो जिस दिन फाइनल कोशिश होगी, उस दिन मेरा ख्याल है डिबेट होगी। तो हमें यह समझना है कि मंशा क्या है। अब ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। भाषण की जरूरत नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिन पर हमें बात करने की जरूरत है। एक तो सबसे पहली बात कि हम सियासी लोगों को कितना भी कोस लें, जो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, हमें दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। हमें यह समझनी पड़ेगी कि बेचारों को जानकारी ही नहीं है। मुझे खुद बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। यहां बैठा आपसे सुन रहा हूं तो मुझे पता चला कि हाँ, ये अहम चीजें हैं और हमें इसके लिए काम करना चाहिए। तमाम स्टेट चेयरमैन ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पोस्टिंग, अभी अदीप भाई कह रहे थे, सच्ची बात है ये, कि वो चुनाव नहीं लड़ सके, वो कहीं कुछ एडजस्ट नहीं हो सके, तो उन्हें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। अब उनकी पूरी जिंदगी तो गुजरी है किसी नेता के आसपास आने जाने में या सियासत करने में। उन्हें तो पता ही नहीं कि वक्फ एक्ट क्या है, या कैसे बचाया जा सकता है, या कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो उनका बहुत कसूर भी नहीं, हम उनको कितना भी भला बुरा कह लें, लेकिन दरअसल उनका कसूर नहीं। उनको तो अधिकारी जो बता देता है वक्फ बोर्ड में बैठा हुआ, जो समझा देता है, उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाते। मैं 2-3 वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है हमारी अपनी पार्टी की सरकारों के, मैं उनसे कई बार इंटरेक्ट कर चुका। मुझे शुरू से ये रहा है, हालांकि मैं ऐसे जिले में पैदा हुआ जहां शायद ही वक्फ बोर्ड की 1 बीघा जमीन हो। मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ, उस एक जिले में 7 रियासतें हैं और वक्फ बोर्ड का कहीं कुछ नहीं है। तो मुझे शुरू से कोई मुझे जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, चीजें समझनी शुरू की, दर्द था दिल में, तो धीरे धीरे जानना शुरू किया। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं अपने बुजुर्गों से भी, जो यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जागरूकता पैदा करिए, अवेयरनेस लाइए। और जब तक बेदारी नहीं आएगी, हमदर्दी रखने वाले लोग भी आपके साथ खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। और उस बेदारी के लिए जरूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली ना हो, आपको अपनी जो शाखाएं हैं वो लेकर के जाना पड़ेगा सूबों में भी। तो मैं बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और चूंकि मैं अपनी पार्टी का जो माइनॉरिटी विंग है उसका नेशनल चेयरमैन हूं, तो मैं आपसे एक ऑफर भी रख रहा हूं और आपसे वादा भी कर रहा हूं कि आप पूरे देश के तमाम सूबों में आप उसके हेडक्वार्टर पे इस तरह के बेदारी कॉन्फ्रेंस रखिए। मैं उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हूं। उसमें जो भी खर्च आएगा उसको चाहे पर्सनल लेवल पे बेदार किया जाए, तब तो लोग हमसे जुड़े। बहुत सारी लड़ाइयां, अभी तभी जावेद भाई बोल रहे थे तो उन्होंने PIL का जिक्र किया। कुछ सिरफिरे लोग हैं जो रोज PIL लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब करना है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे सिरफिरे लोग क्यों नहीं है जो बचाने के लिए खड़े हो जाएं? हालात ये है कि इसी दिल्ली में लुटियन के आसपास, लुटियन जोन में पार्लियामेंट के आसपास रातों रात मजारें गायब कर दी गई जो 200-300 साल पुरानी है। मैं अभी इस चीज को लेकर के मैंने कोशिश की कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे बात करूं कि कम से कम अगर एक साथ एक दिन इस मसले पे बैठो, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज जाए कि नहीं, लोग इसके लिए बेदार हैं। मैंने कई लोगों को, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलग अलग पार्टीज के, उनको बताया कि ऐसा हो रहा है, तो बोले नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। तो सच्चाई यह है कि उनका कसूर नहीं है, पता ही नहीं है उनको। और ये बेदारी क्यों नहीं है,
कहीं ना कहीं गलतियां हमारी हैं। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हमारे पहले की जो पीढ़ी है या हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है जिसका काम था कि इन चीजों को लोगों तक पहुंचाती, शायद हम फेल हैं इस मामले में। हमें अपनी जिम्मेदारियां कबूल करनी पड़ेंगी और हमें अपनी गलतियां भी कबूल करनी पड़ेंगी। मैं जावेद भाई आपसे, आप भाई और आप सबके जमाने में जो शुरू हुई थी वो टूटी है। मेरा एक छोटा सा घर है जो सरकार की तरफ से मिला है, 24 घंटे दिया जा सकता है। सियासी लोगों को जो कहीं पहुंचे हुए हैं उनको दुश्मन मत मानिए, उनको अपना मान के उनसे काम लेना सीखिए। मेरी गुजारिश है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है लेकिन हमें जज्बा है, हम लड़ेंगे। आप हमें बताइए कि ये तुम्हें करना है, लोगों के बीच में जाइए, उनको बैठिए और उनसे कहिए कि ये करना पड़ेगा। आप देखिए कि हम आपके लिए लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, क्योंकि आपकी दुआओं ने हमें कहीं पहुंचाया है, हम कहीं से ऊपर से टपक के नहीं आए। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।